नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले भी मैंने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम 20 क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कंप्यूटर सिस्टम में बिट्स का फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर बिट होती हैं, जो डिजिटल बिट होती हैं 0 और 1, उनका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या उनका मतलब होता है? बी डिजिट्स, बाइनरी ट्रांजिस्टर या बायपोलर ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो बिट होती हैं 0 और 1, इन्हें बाइनरी बिट कहा जाता है। मतलब बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ऐसी डिजिट जो दो ही हो सकती हैं, 0 और 1, दो ही अंक होते हैं, दो ही नंबर होते हैं बाइनरी डिजिट्स में, जो कि होते हैं 0 और 1। 0 को कहा जाता है ऑफ, 1 को कहा जाता है ऑन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाइनरी डिजिट। बिट्स का मतलब या बिट्स का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जो कि दो ही प्रकार की होती हैं, 0 और 1। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी मेमोरी होती है जिसे कंप्यूटर सिस्टम में बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? रिफ्रेश करने का मतलब है मेमोरी में जो डेटा होता है वह डिलीट हो जाता है और फिर से नया डेटा उसमें स्टोर किया जाता है। जब भी कोई मेमोरी रिफ्रेश होती है तो वह पुराने डेटा को डिलीट कर देती है। और यह क्वेश्चन रैम से रिलेटेड है। एक होती है एस रैम मतलब होता है स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम रिफ्रेश नहीं होती है। स्टैटिक रैम में डेटा को स्थायी रूप से रखा जाता है, जो कि बहुत कम रिफ्रेश होती है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, जो कि कम समय में रिफ्रेश होती है। लेकिन एक होती है डायनामिक रैम। डायनामिक रैम बहुत फास्ट स्पीड में बार बार अपने आप को रिफ्रेश करती है और जब भी यह रिफ्रेश होती है तो पुराने डेटा को डिलीट कर देती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी रैम, मतलब कि डायनामिक रैम। डायनामिक रैम एक ऐसी रैम होती है जो बार बार रिफ्रेश होती है, जल्दी रिफ्रेश होती है और पुराने वाले डेटा को हर बार डिलीट कर देती है। डीवीडी तो एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। रोम में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। रोम जो होती है वह हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी रैम। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। सीपीयू की स्पीड का मेजरमेंट या मापन किसमें होता है? जो सीपीयू वर्क करता है, कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू होता है प्रोसेसर, जब वह अपनी वर्किंग को करता है तो उसकी स्पीड को किस यूनिट में नापा जाता है, किस यूनिट में उसको मेजर किया जाता है? गीगाहर्ट्ज में, एमबीपीएस में, गीगाबाइट में या मेगाबाइट में? तो सीपीयू की जो स्पीड होती है उसे गीगाहर्ट्ज में कैलकुलेट किया जाता है, गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू की स्पीड को गीगाहर्ट्ज में नापा जाता है, मेजर किया जाता है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। हाई लेवल लैंग्वेज में राइट किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? जब भी आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, उसकी कोडिंग करते हैं, तो उसका जो प्रोग्राम बनता है उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, यह सभी हाई लेवल लैंग्वेज हैं। लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है और बाइनरी लेवल लैंग्वेज होती है। तो हमसे पूछा गया हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कहा जाता है सोर्स कोड। जब भी आप किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे सोर्स कोड कहा जाता है और सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूटेबल कोड में कंपाइलर और इंटरप्रेटर कन्वर्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोर्स कोड। जब भी किसी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसे कहा जाता है सोर्स कोड और सोर्स कोड को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंट डिलीट करने के लिए शॉर्टकट है। यदि आप कंप्यूटर में किसी फाइल और फोल्डर को डिलीट करते हो तो आपने देखा होगा वो
रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाता है। लेकिन यदि आप किसी फाइल फोल्डर को या किसी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो उसकी क्या शॉर्टकट की होती है? यदि आप किसी फाइल फोल्डर को, किसी आइकन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस डिलीट। यदि आप शिफ्ट प्लस डिलीट से किसी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो वह रिसाइकिल बिन में नहीं जाता है, वह परमानेंटली डिलीट हो जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट की शॉर्टकट की होती है। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ओपन विंडोज को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप को एक्टिव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? यदि आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन है, मल्टीपल विंडो ओपन है और आपको सभी विंडोज को मिनिमाइज करना है, वापस डेस्कटॉप पर जाना है, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज की जाती है? ऑल्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, विंडोज प्लस डी या ऑल्ट कंट्रोल डी? यदि आपके कंप्यूटर पर मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन है या कोई भी एक विंडो ओपन है और आप उसको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर आना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस डी। आपको इस क्वेश्चन में विंडोज शब्द से ही इसका आंसर याद रखना है। जो भी विंडोज आपकी ओपन है सभी को मिनिमाइज करके विंडोज प्लस डी से ही आप मिनिमाइज कर सकते हैं। सभी को मिनिमाइज करके आप डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो क्वेश्चन में भी आपको विंडोज देखने मिलेगा, आंसर में भी विंडोज देखने मिलेगा। सभी विंडोज को एक साथ मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर आने के लिए शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस डी। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। अभी मेरा पावर पॉइंट ओपन है जिस पर हम ये क्वेश्चन देख रहे हैं, प्रेजेंटेशन रन हो रही है। जैसे ही मैं विंडोज प्लस डी को प्रेस करता हूं आप देख सकते हैं मेरी सभी विंडोज मिनिमाइज हो गई हैं और मेरा डेस्कटॉप शो होने लगा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंडोज प्लस डी। यदि आप एक साथ सभी विंडो को मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर जाना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है विंडोज प्लस डी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज वर्ड पैड के द्वारा बनाई गई फाइल का एक्सटेंशन या डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है। जो वर्ड पैड है, वर्ड पैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप टाइपिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फ्री आता है। तो जब भी हम वर्ड पैड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .rtf, .docx, .txt या .odt। तो जब भी आप वर्ड पैड में कोई फाइल बनाते हैं, वर्ड पैड की फाइल का एक्सटेंशन होता है .rtf। .rtf का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जब भी आप वर्ड पैड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। जो .docx है यह MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट। .txt नोटपैड का एक्सटेंशन है जिसका फुल फॉर्म होता है टेक्स्ट ओनली। तो यहां पर वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन होता है वह होता है RTF। ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो यहां पर जो वर्ड पैड से फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .rtf। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, .rtf। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में ओपन डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है? जब आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हो, कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो MS वर्ड उस डॉक्यूमेंट को शो करने के लिए मल्टीपल टाइप के व्यू उपलब्ध कराता है, जैसे कि प्रिंट लेआउट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू, ड्राफ्ट मोड, रीड ओनली, रीड मोड। तो हमसे यहां पर पूछा गया है बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू सिलेक्ट होता है। जब आप MS वर्ड में कोई टाइपिंग करते हो, डॉक्यूमेंट तैयार करते हो तो बाय डिफॉल्ट वह होता है प्रिंट लेआउट व्यू में। प्रिंट लेआउट व्यू का मतलब है आप जैसा प्रिंट आउट निकालोगे उसी प्रकार का आपको सॉफ्ट कॉपी में पेज दिखाई देता है। प्रिंट लेआउट का मतलब है एक ऐसा लेआउट, एक ऐसी स्टाइल जो कि प्रिंट आउट के समान होती है। वेब लेआउट का यूज तो वेब पेज के रूप में पेज को देखने के लिए किया जाता है। आउटलाइन व्यू का यूज आउटलाइन लिस्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। और रीड मोड में आप केवल पेज को रीड कर सकते हो, किसी प्रकार की एडिटिंग नहीं कर सकते हो। तो MS वर्ड का जो बाय डिफॉल्ट व्यू होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड ये मैंने ओपन किया है। जो भी व्यू होते हैं वो आपको व्यू टैब के अंतर्गत प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर 5 प्रकार के व्यू होते हैं: रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट मोड। बाय डिफॉल्ट जो व्यू सिलेक्ट होता है वो होता है प्रिंट लेआउट व्यू। आप इसको टास्क बार पे भी देख सकते हैं। यहां पर यह हमारा प्रिंट लेआउट व्यू है, यह रीड मोड है और यह हमारा वेब लेआउट व्यू है। तो बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में होता है प्रिंट लेआउट। और प्रिंट लेआउट एक ऐसा व्यू होता है जो कि प्रिंट आउट के समान ही होता है। इसमें आपको पेज बिल्कुल वैसा दिखाया जाता है जैसा कि आपको प्रिंट आउट में प्राप्त होगा।
देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस वर्ड से लिया गया है। वर्ड डॉक्यूमेंट में डिफॉल्ट टेक्स्ट अलाइनमेंट ब्लैंक होता है। जब भी आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हो तो जब आप टेक्स्ट टाइप करते हो तो बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट होता है या सेंटर होता है? जब भी हम एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से टाइपिंग करते हैं बिना किसी अलाइनमेंट को चेंज किए हुए तो बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। मतलब आपका टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड से ही टाइप होना स्टार्ट होता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। यदि हम एमएस वर्ड में देखें तो हमारा कर्सर बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में शो होता है। जब भी हम कोई टाइपिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वह लेफ्ट साइड से टाइपिंग होती है। होम टैब के अंतर्गत सभी प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। आप यहां से देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट होता है हमारा? लेफ्ट अलाइनमेंट। यदि आप इसको चेंज करना चाहें तो यहां से चेंज भी कर सकते हैं। तो एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार सीपीसीटी एग्जाम में आ चुके हैं। यह क्वेश्चन एमएस एक्सेल का है लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपसे कैलकुलेशन के बारे में पूछा गया है। किसी सेल में दिए गए एक्सेल एक्सप्रेशन, यह आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, एक फॉर्मूला दिया गया है। आपको बताना है यदि हम एक्सेल में इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आंसर प्राप्त होगा। यह मैथ के जैसे सॉल्व करना है आपको। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। मैथ में एक फॉर्मूला होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास फॉर्मूले को, बोर्ड मास टेक्निक को यूज करके आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड मास में आपने सुना होगा पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, उसके बाद डिवीजन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, एडिशन किया जाता है और सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो आपको वही रूल्स यहां पर फॉलो करना है। आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। जो बोर्ड मास है उसके हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, तो यहां पर कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद डिवीजन किया जाता है, तो डिवीजन में आप देख सकते हैं यहां पर डिवीजन है। जब आप 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा? 2। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन आपको यहां पर देखने मिल जाएगा। 8 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा आपका 16। अब यहां पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन बचा हुआ है प्लस, तो यहां पर 9 है, यहां पर भी प्लस है। आप सभी को ऐड कर दीजिए। आप इन सभी को ऐड करेंगे तो 9 + 16 हो जाएगा आपका 25, और 25 में जब आप 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। सबसे पहले आपको यदि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन करना है, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपका यह क्वेश्चन 100% सही होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास याद रखना है, ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 27। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार सीपीसीटी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको बोर्ड मास का याद रखना है और इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से रिलेटेड है। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ब्लैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस या पेश किया गया था। कंप्यूटर में जो डेटा को स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है, डेटा को स्टोर करने का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई थी, किसके द्वारा बनाई गई थी? किसने यह कॉन्सेप्ट बनाया कि डेटा को कंप्यूटर में स्टोर भी किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है बिल गेट्स, ऑप्शन नंबर बी है जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर सी है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन नंबर डी है डोनाल्ड किंग। तो हमें यहां पर इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट है वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया था जिसके द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में सेव किया जा सकता है। जो हम कंप्यूटर में डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो स्टोर करने का कॉन्सेप्ट जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बिट का उपयोग करके कितने यूनिक नंबर जनरेट किए जा सकते हैं? जब भी कंप्यूटर में कोई डेटा स्टोर होता है तो वह बिट के रूप में होता है, 0-1 के रूप में होता है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है यदि हम 8 बिट का उपयोग करते हैं तो हम कितने यूनिक नंबर जनरेट कर सकते हैं? यह बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहां पर याद रखना है 8 बिट यदि आपसे पूछा जाता है तो आपको 2 के ऊपर 8 की पावर लगा देनी है। यदि आपसे 6 बिट पूछा जाता है तो 2 के ऊपर 6 की पावर लगा देनी है। 7 बिट पूछा जाता है तो 2 के ऊपर 7 की पावर लगा देनी है और इसको सॉल्व कर देना है। हमसे यहां पर 8 बिट पूछा गया है, तो यदि हम 2 के ऊपर 8 की पावर लगाते हैं तो आंसर आता है हमारा 256। हम 8 बिट का उपयोग करके कंप्यूटर में
256 यूनिक नंबर जनरेट कर सकते हैं। यदि आपसे इस नंबर के अलावा 8 बिट के अलावा 4 बिट या 6 बिट पूछा जाता है तो आपको केवल पावर को चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम 8 बिट का उपयोग करके कंप्यूटर में 256 यूनिक कैरेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस किस प्रकार के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है? ओपन ऑफिस एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस का यूज करते हैं। MS ऑफिस जो पैकेज है यह वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS एक्सेस इस टाइप के सॉफ्टवेयर आपको देता है। इसी प्रकार से एक फ्री पैकेज है, ओपन सोर्स पैकेज है ओपन ऑफिस नाम से, जो कि आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के जैसे कई सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराता है। तो हमसे पूछा गया है ओपन ऑफिस जो है वो किस प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो ओपन ऑफिस है वह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। जिस प्रकार से MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, उसी प्रकार से ओपन ऑफिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओपन ऑफिस को आपको MS ऑफिस से याद रखना है। MS ऑफिस भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पैकेज है, लेकिन वह क्लोज्ड सोर्स है, फ्री नहीं है। जबकि ओपन सोर्स है ओपन ऑफिस, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पर प्राप्त हो जाएगा। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में OLE का फुल फॉर्म होता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्सेप्ट, एक टेक्निक है OLE। OLE को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप यहां पर पेंट ब्रश चला रहे हैं और यहां पर आप MS वर्ड चला रहे हैं। पेंट ब्रश की यदि कोई ड्राइंग, यदि कोई पिक्चर आप MS वर्ड में पेस्ट करते हो तो यह दोनों सॉफ्टवेयर आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। पेंट ब्रश और MS वर्ड आपस में लिंक हो जाते हैं, इसे बोला जाता है OLE। 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसे नाम दिया गया है OLE। और OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग यह 2 या 2 से ज्यादा सॉफ्टवेयर को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एम्बेड कर देती है, लिंक कर देती है, जोड़ देती है। तो OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, जो 2 या 2 से अधिक सॉफ्टवेयर को आपस में लिंक करती है। और OLE कॉन्सेप्ट को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मार्जिन का उपयोग डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग के लिए किया जाता है? जब भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं MS वर्ड में और यदि आप उसकी बाइंडिंग कराना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, उसका क्या नाम होता है? बाय डिफॉल्ट MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में 4 मार्जिन होते हैं। जब भी आप MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें एक टॉप मार्जिन होता है, एक बॉटम मार्जिन होता है, एक लेफ्ट मार्जिन होता है, एक राइट मार्जिन होता है। लेकिन इन 4 मार्जिन के अलावा यदि आप डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग कराना चाहते हैं तो एक एक्स्ट्रा मार्जिन होता है जिसे बोला जाता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन डॉक्यूमेंट की बाइंडिंग के काम में आता है, जो कि आप लेफ्ट में छोड़ सकते हैं या फिर आप टॉप पर छोड़ सकते हैं। गटर मार्जिन 2 ही जगह यूज किया जा सकता है, या तो पेज के टॉप पर या पेज के लेफ्ट पर। यह एक स्पेशल मार्जिन होता है, इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। MS वर्ड में आप पेज लेआउट टैब में या लेआउट टैब में जब जाएंगे तो यहां पे आपको मार्जिन्स प्राप्त हो जाते हैं। बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन है वो 4 प्रकार के होते हैं। आप और एक्स्ट्रा मार्जिन को देखना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन पे जाइए। कस्टम मार्जिन में आपको देखने मिल जाएगा गटर मार्जिन। टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन तो होता है, साथ ही साथ होता है गटर मार्जिन, जिसकी 2 ही पोजीशन हो सकती हैं, या तो लेफ्ट या फिर टॉप। यह हमारे डॉक्यूमेंट में बाइंडिंग के काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गटर मार्जिन। यदि हम पेज में बाइंडिंग के लिए मार्जिन छोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है गटर मार्जिन। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में डबल लाइन स्पेस सेट करने की शॉर्टकट है। यदि आप MS वर्ड में पैराग्राफ की जो 2 लाइनें हैं उनके बीच में डबल लाइन का स्पेस देना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? जब भी आप MS वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा 2 लाइनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, बाय डिफॉल्ट होता है 1 लाइन का। यदि आप इसको 2 लाइन या डबल लाइन सेट करना चाहते हैं तो क्या शॉर्टकट की है? यदि आप किसी भी पैराग्राफ में 2 लाइनों के बीच में डबल लाइन का स्पेस सेट करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+2। Ctrl+2, Ctrl+2 से डबल लाइन स्पेस सेट होता है, Ctrl+1 से सिंगल लाइन स्पेस सेट होता है, और Ctrl+5 से 1.5 लाइन स्पेस सेट होता है। यदि आप अपने किसी डॉक्यूमेंट में
कंट्रोल 2 का यूज करेंगे तो डबल लाइन स्पेस सेट हो जाएगा, कंट्रोल 1 का यूज करेंगे तो सिंगल लाइन स्पेस सेट हो जाएगा, और यदि आप कंट्रोल 5 का यूज करते हैं तो 1.5 लाइन स्पेस सेट हो जाता है। यहां पर स्पेस को सेट करने की 3 शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल +2 डबल लाइन के लिए, कंट्रोल +1 सिंगल लाइन के लिए, और कंट्रोल 5 1.5 लाइन के लिए। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल से लिया गया है। निम्न में से कौन सा एमएस एक्सेल में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का सही एग्जाम्पल है? एमएस एक्सेल में रेफरेंसिंग होती है, रेफरेंसिंग को एड्रेसिंग भी कहा जाता है। जब आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हैं तब वहां पर रेफरेंसिंग और एड्रेसिंग बहुत काम आती है, जो कि एक सेल को दूसरे सेल से लिंक करती है। तो रेफरेंसिंग भी 3 प्रकार की होती है, एक होती है रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, एक होती है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग, और एक होती है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। हमसे यहाँ पर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग पूछा गया है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग एक ऐसी रेफरेंसिंग होती है जिसमें सेल का एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है, सेल का एड्रेस फिक्स हो जाता है। यदि आप किसी सेल के एड्रेस को एब्सोल्यूट बना देते हैं तो आप उस सेल का एड्रेस फ्यूचर में ड्रैग करने पर चेंज नहीं कर सकते। जब भी आप किसी फॉर्मूला या फंक्शन को ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग में एड्रेस चेंज हो जाता है, लेकिन यदि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है तो वह चेंज नहीं होता है। और एब्सोल्यूट सेल एड्रेस बनाने के लिए कॉलम के आगे और रो के आगे डॉलर का सिंबल लगा दिया जाता है। आपका जो भी कॉलम नंबर है और जो भी रो नंबर है उसके आगे डॉलर का साइन लगा दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $9। पहले डॉलर का साइन आता है, फिर कॉलम का नाम, फिर डॉलर का साइन और रो का नाम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, $9। यह एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एमएस एक्सेल से लिया गया है। एक्सेल में टाइप किए गए एक्सप्रेशन, एक फॉर्मूला, एक इक्वेशन आपको दी गई है। यदि हम इसको एक्सेल में रन करते हैं, प्रैक्टिकली चलाते हैं, तो इसका क्या आउटपुट होगा आपको यहां पर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने पहले भी अभी आपको बताया बोर्डमास का यूज किया गया था। यह क्वेश्चन भी बोर्डमास से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होते हैं, तो ब्रैकेट तो इस इक्वेशन में फॉर्मूले में है ही नहीं है। फिर डिवीजन होता है, तो आपको डिवीजन करना है। यदि आप 40 में 8 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा 5, बीच में माइनस का साइन है उसको रहने दीजिए, अभी इसको डिवाइड कर लीजिए। जब आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, और जब आप 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड मास को याद करना है। बोर्ड मास मतलब होता है ब्रैकेट ओपन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने डिवीजन किया, डिवीजन के बाद हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, हमारा आंसर आ गया 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। इस फॉर्मूले को यदि आप एक्सेल में प्रैक्टिकली चलाएंगे तो आपको आंसर प्राप्त होगा 1। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर इंटरनेट से लिया गया है। एक रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पर डेटा रिसीव करने की प्रोसेस को ब्लैंक कहा जाता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड है, नेटवर्किंग से रिलेटेड है। रिमोट कंप्यूटर का मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर जो आपसे दूर रखा है, दूर स्थित कंप्यूटर है। रिमोट कंप्यूटर का मतलब है जो आपसे दूर रखा है। उस कंप्यूटर से यदि आप लोकल कंप्यूटर पर, लोकल कंप्यूटर मतलब जो आपके पास है, आपका खुद का लोकल कंप्यूटर है, उस पर कोई फाइल लाते हो तो उसे क्या कहा जाता है? जब भी आप इंटरनेट से कोई चीज डाउनलोड करते हो तो यही तो प्रोसेस होती है। वहां पर इंटरनेट पर जो डेटा होता है वो किसी दूर रखे हुए कंप्यूटर पर होता है और आप उसको डाउनलोड करके कहां ले आते हो? अपने कंप्यूटर पर। उसे बोला जाता है डाउनलोडिंग। जब एक दूर रखे हुए कंप्यूटर से, मतलब रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर पर कोई डेटा लाया जाता है तो उसे बोला जाता है डाउनलोडिंग। और यदि आप लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर पर भेजते हो तो उसे कहा जाता है अपलोडिंग। अपलोडिंग का मतलब होता है अपने कंप्यूटर के किसी डेटा को इंटरनेट पर या सर्वर पर भेजना, जबकि डाउनलोडिंग का मतलब होता है सर्वर की किसी फाइल को, किसी डेटा को अपने कंप्यूटर पर लाना। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउनलोडिंग। आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया। यह सभी क्वेश्चन पहले भी सीपीसीटी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।